वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं निखिल और डेली करंट अफेयर सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपके लिए एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, तो ज्ञानबाजी आपके लिए एक सही प्लेटफॉर्म है। आप ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़े और अपने डेली करंट अफेयर्स की तैयारी में कोई भी कमी मत आने दीजिए। अगर आपने जनवरी फरवरी मंथ में अपनी तैयारी शुरू की है, या यूं कह ले कि अगर आप एक बिगिनर हैं और बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज की तैयारी अभी लॉकडाउन में या उससे पहले ही आपने शुरू की है, तो आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज सबसे बेस्ट है। यहां पर आपको बेसिक से सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हमारा सीरीज नंबर 3 का लेक्चर नंबर 12 है और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं देना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने अभी तक के सारे YouTube चैनल के मेरे जितने वीडियोस रहे हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट बना ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि शुरू से आपको डेली करंट अफेयर्स की पूरी वीडियोस को देखना है और उसको पढ़ना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। आप वहां जाकर सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ये प्लेलिस्ट कहाँ है। यस दोस्तों, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये है ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल और यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट, ये सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए नीचे व्यू फुल लिस्ट, व्यू फुल प्लेलिस्ट दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, लेक्चर नंबर 11 से लेकर 10, 9, 8 ये सारे लेक्चर्स एक एक करके यहाँ अवेलेबल है। आप लाइन से इसको देख सकते हैं। ये आपने यहाँ पर पहला लेक्चर प्ले किया, ये सीरीज का ये 11वां लेक्चर है और इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर पूरे सीरीज में लगाकर रखा हुआ है। तो जून मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीटली कवर किया गया है। आज ही इस प्लेलिस्ट को ओपन करिए ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जाकर और अपनी तैयारी पूरे जून मंथ की कवर कर लीजिए। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर दी हुई है, मेरे ज्ञानबाजी नाम के टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपको पीडीएफ ढूंढने में तकलीफ हो रही है या अगर आपको पीडीएफ का पूरा कंप्लीट कलेक्शन दोबारा चाहिए है, तो मुझे एसएमएस करिए। आपको एक प्लेलिस्ट के साथ साथ ये पीडीएफ नोट्स भी कंप्लीटली एक साथ एक फोल्डर में दे दिए जाएंगे। ऑल राइट, तो ये तो था प्लेलिस्ट का। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि ज्ञानबाजी अपना नया ब्रॉडकास्ट ग्रुप शुरू करने जा रहा है। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पर होगा और इस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको आज और आज के बाद आने वाले सारे वीडियोस डायरेक्टली आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएंगे। तो अगर आप ज्ञानबाजी के करंट अफेयर्स और जीके टॉपिक्स के लेक्चर रोज देखना पसंद करते हैं और अगर आपको वो वीडियोस चाहिए हैं, तो आपको ये नीचे दिए हुए इस नंबर पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर मुझे सेंड करना है या व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करना है। आपको मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से में ऐड कर लूंगा और आज से आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो प्लीज ये सारी नई नई फैसिलिटीज का आप पूरा आनंद उठाइए और हमारे साथ करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। चलिए बढ़ते हैं और आज का काम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज आपको बतानी थी। ज्ञानबाजी अब एक नए फेज में एंटर करने जा रहा है। वी आर कमिंग सून विथ अ कंप्लीट डिफरेंट लुक। बहुत ही जल्दी अगले हफ्ते आपको ज्ञानबाजी एक कंप्लीट नए इंटरफेस में दिखाई देगा। तो आपको ज्ञानबाजी की तैयारी के लिए एक शानदार तैयारी का एक अच्छा इंटरफेस मिलेगा। तो अगर आप ज्ञानबाजी से अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी से जरूर जुड़े। आपकी जीके प्रिपरेशन के लिए हमने बहुत से अलग अलग मटेरियल्स और उनका एक शानदार इंटरफेस तैयार किया है। तो आपको बहुत जल्द ज्ञानबाजी एक नई तस्वीर में मिलने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वेट। चलिए आज का काम शुरू करते हैं दोस्तों। हियर वी गो। Question number 1. India's first ever national report has been prepared under the aegis of Dash with the title Assessment of Climate Change over the Indian Region. क्या लगता है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आपको मैं बता देता हूं, अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक नई किताब जारी की है और इस किताब के आधार पर
ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत पे कितना पड़ने वाला है, इसके ऊपर सारा असेसमेंट किया गया है। आप जानते हैं ये अपने आप में ऐसी पहली किताब है जो भारत में एक नेशनल बुक के तौर पर रिलीज की गई है और इसके आगे के वर्जन्स के बारे में भी सोच लिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग ये किसी दिन आपके लिए जीडी का टॉपिक बनेगा दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर रखिएगा। इसे मराठी और हिंदी में हम वैश्विक उष्णता ऐसा कहते हैं। हाँ, अब जरा मुझे इतना बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, एनवायरमेंट, क्लाइमेट और पर्यावरण वाले मंत्री जी कौन है? इट इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन फिलहाल कोरोना वायरस के केसेस में बड़े बिजी चल रहे हैं ये हर्षवर्धन। ऑल राइट, यस। अब मुझे जरा बाकी के ऑप्शंस के भी मिनिस्टर बता देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन मंत्रालय कौन संभालता है दोस्तों? मिस्टर रविशंकर प्रसाद, राइट, ये नाम भी आप याद रखिएगा, रविशंकर प्रसाद। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। और होम अफेयर्स, होम अफेयर्स किसे नहीं पता भैया, ये है अमित शाह। ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द प्लेस वेयर यूनाइटेड किंगडम ऑयल मेजर ब्रिटिश पेट्रोलियम इज गोइंग टू सेट अप ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर टू सपोर्ट इट्स ग्लोबल बिजनेसेस। दुनिया की जानी मानी पेट्रोल कंपनी, नाम है बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो अपना एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर लगाने वाली है। तो ये कहां लगने वाला है? ये लगने वाला है भारत के एक बड़े शहर पुणे में। ऑलराइट, तो राइट आंसर इज पुणे। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियां कौन सी है? टॉप ऑयल कंपनीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की जानी मानी ऑयल कंपनीज कौन कौन सी है? मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे है एक्सो मोबिल। ये कुछ नामी गिरामी कंपनियां हैं, इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी बीपी, ये बीपी का मतलब भारत पेट्रोलियम नहीं दोस्तों, ये बीपी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, राइट। तीसरी है शेवरॉन, शेवरॉन SCHEVRON, शेवरॉन। इसके अलावा एक और कंपनी है रॉयल डच शेल, रॉयल डच शेल, राइट। ये कुछ दुनिया की जानी मानी ऑयल कंपनीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, आगे बढ़े। नेम द मलयालम फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर हु पास्ड अवे रिसेंटली। अभी अभी एक मलयालम फिल्म डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, जिनकी 48 साल की उम्र में हृदयाघात से मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के आर सच्चिदानंद। द राइट आंसर इज के आर सच्चिदानंद। इनकी एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हो चुकी थी और उसके बाद एक कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी पिछले दिनों में मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। On which day the United Nations observes International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict? सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 जून। चेक कर लें एक बार, यस इट्स 19 जून। आपको सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिगर्स मैं बता देता हूं। कभी किसी इंटरव्यू या जीडी में अगर आपको मौका मिले तो ये आप बातें जरूर सामने रखिएगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत में इस वक्त अगर देखा जाए तो रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट विमेन। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अलग अलग क्राइम केसेस में रेप चौथा सबसे बड़ा क्राइम केस है। बहुत शर्म की बात है और भारत में इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं 2018 में भारत में कुल मिलाकर 33,356 रेप केसेस फाइल किए गए हैं। ये वो केसेस हैं जो पुलिस के सामने आए और न जाने ऐसे कितने ही केसेस हो सकते हैं जो अभी तक सामने ही नहीं आ पाए हैं। 2018 का आंकड़ा है ये। अगर इसमें एक और चीज को मैं बताऊं तो लिटरली आपकी आंखें चौंक जाएंगी। इस 33,356 केसेस में से आप जानते हैं दोस्तों 31,000 केसेस ऐसे थे, 31,000 केसेस ऐसे थे जहां पर पीड़ित महिला के परिचित लोगों ने उसके साथ इस तरह की कोई हरकत की है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके साथ ये घटना हुई है, जिस महिला के साथ ये घटना हुई है,
उसके साथ ऐसा करने वाले कोई ना कोई परिचित व्यक्ति ही थे। ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने आए हैं, इसीलिए इस मामले में वॉयलेंस को जितना हो सके उतना कम करना है, जितना जागरूक होना है उतना ही अच्छा होगा, उतना जरूरी है। और इसीलिए such type of days has to be created for such type of days has to be made for creating great awareness. All right, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन हाउ मेनी स्टेट। गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी कितने अलग अलग राज्यों में लागू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 राज्यों में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक बार चेक कर ले, यस इट्स 6। ओके, हाँ यहां पर एक बार फिर से मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं, आपको पता होगा कि अभी अभी मजदूरों ने जबरदस्त पलायन किया है और बहुत सारे मजदूर अपने घर लौट गए हैं। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कंपनियां जो बड़े बड़े शहरों में चल रही थी, वहां से सारे मजदूर कोरोना वायरस के डर से अपने घर चले गए हैं। अब क्योंकि जो घर गए हैं वो एकदम अगले हफ्ते तो वापस आने वाले हैं नहीं, ऐसे में रोजगार की समस्या बहुत बढ़ जाएगी और जो मजदूर अपने घर लौट गए हैं उनके पास घर लौटने के बावजूद भी कोई काम नहीं है। इसीलिए सरकार ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला रही है और इस कल्याण रोजगार अभियान में एम नरेगा नाम की एक स्कीम बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत जितने गरीब लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, उन्हें अपने अपने गांव में ही रोजगार की योजनाओं के तहत जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बात याद रखना, इसके ऊपर कोई ना कोई आरसी का पैसेज आपको जरूर मिलेगा किसी एग्जाम में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। Which country will be the United Nations Security Council President for August 2021? सवाल थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगस्त 2021 में कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट बनने वाली है? अरे भैया, हमने तो सुना था कि आदमी प्रेसिडेंट बनते हैं, यहाँ तो कंट्री प्रेसिडेंट बन रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ऐसा है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, और ये 15 मेंबर बारी बारी से प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अगस्त 2021 आते आते प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सही जवाब है भारत। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो ये अगस्त में, तो एक कंट्री कितने दिन तक प्रेसिडेंट बन सकती है? इट इज ओनली 1 मंथ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रूटीन काम है। ये जितने कंट्रीज मेंबर रहते हैं वो रोटेशन में बनते रहते हैं। दोस्तों, मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ऑलरेडी अपना एक लेक्चर बनाया है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज के वीडियो के साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले वीडियो की लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम रिलेटेड पर्सपेक्टिव में कवर की गई है। आगे बढ़ते हैं। Recently, Ministry of Housing and Urban Affairs has signed MOU with which organization for special microcredit facility for street vendors? कोरोना वायरस के वजह से जिन जिन लोगों की नौकरियां चली गई, और जो नौकरियां चली गई का मतलब जो लोग सड़कों पर किसी न किसी तरह की चीजें बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे, ऐसे लोगों के लिए माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी शुरू की गई है। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है एक बहुत ही कम अमाउंट का लोन। तो उस लोन के आधार पर उनके बिजनेसेस को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। तो ये किसने किया है? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिडबी का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा मुझे। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का माफ करना, हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा, ये नाम याद रखिएगा। राइट, आगे बढ़ने से पहले एक और मंत्री जी का नाम जरा मुझे बता देना। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ MOHUA? सही जवाब है MS तोमर।
पूरा नाम है इनका नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। एग्जाम में इस तरह के नाम और हेडक्वार्टर 1 मार्क का जीके क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये सब याद रखना। ऑलराइट, हाँ चलिए दोस्तों आगे बढ़े। As per BP statistic review, which country is the second biggest driver of global energy consumption in 2019? ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन में अभी फिलहाल दुनिया में दूसरे स्थान पर कौन सा देश आ चुका है? Not a big surprise, but of course it's a new, so it's India. The right answer is option number D, India. हमारी जनसंख्या अब 138 करोड़ के आसपास हो चुकी है। यदि चीन को छोड़ दिया जाए जो कि 145 करोड़ पे है, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन दिन ब दिन अपनी आबादी कम करता जा रहा है और हम हैं कि अपनी आबादी पे कोई लगाम ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि लगाम भारत में भी लगा है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं लग पाया। तो बहुत जल्द भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। जितना बड़ा देश उतनी ज्यादा मांग, उतनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन। तो नो डाउट ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन में भारत नंबर 2 पर है और बहुत जल्दी नंबर 1 पर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। Recently, BPR Vittal passed away. He was related to which field? BPR Vittal कमेटी, ये एक कमेटी बनाई गई थी किसी जमाने में। तो ये BPR विट्ठल साहब जो हैं अभी अभी वृद्धावस्था में इनका देहांत हुआ है। तो ये कौन थे? ये भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। तो राइट आंसर है इकोनॉमिस्ट। एक बार चेक करें। यस, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। ऑलराइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10. The 19th Great June Uprising Day was observed in which state? सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अपराइजिंग का मतलब क्या होता है। उसके बिना सिर्फ रट्टा मार मार के आप क्वेश्चन के आंसर पता ना करें, बहुत बुरा हाल हो सकता है। अपराइजिंग का मतलब होता है क्रांति। जब आप किसी जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसे कहा जाता है अपराइजिंग। जैसे 1857 की क्रांति को भी अपराइजिंग कहा गया था। तो ये जो अपराइजिंग है ये कहां हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो भैया मणिपुर में ऐसा क्या हो गया था? हुआ ये था कि सरकार की एक पॉलिसी के खिलाफ 2001 में कुछ लोगों ने सीधे सीधे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सरकार का विरोध किया था। 18 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे और उन लोगों की इस वीर गति, इस शहादत के ऊपर ये ग्रेट अपराइजिंग डे मनाया जाता है मणिपुर में। ऑलराइट, याद रहेगा आपको। मणिपुर के बारे में दो जानकारियां हम जरूर अभी डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर के सीएम साहब कौन है भैया? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। सारे नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, सीएम और गवर्नर याद कर लेना, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और गवर्नर कौन है वहां के? गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला, राइट। नहीं पता है तो लिखते चले और सारी चीजें नोटबुक में नोट डाउन करते चले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? इस साल के वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एवरी एक्शन काउंट्स। ऑलराइट, लेट अस चेक। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वैसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है पहले ये बता दीजिए मुझे, नहीं तो अगला सवाल इसी चीज के ऊपर बनेगा। ये मनाया जाता है 20 जून को। इस बार सैटरडे 20 जून को ये सेलिब्रेट किया गया था। ओके, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी का मतलब होता है जो लोग किसी न किसी वॉर या किसी न किसी सिविल वॉर या सिविल डिस्टरबेंस के वजह से जिनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है। जैसे आपको पता है 1971 में जब बांग्लादेश में बहुत हिंसा हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से, तो बहुत सारे रिफ्यूजी भारत आ गए थे। वैसे ही वर्ल्ड वॉर के समय काफी रिफ्यूजीज बने थे और ठीक वैसे ही आईएसआईएस के आतंक से बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और इसीलिए ये रिफ्यूजी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को आ सके। ऑलराइट, इस सवाल पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। कमेंट थ्रेड में आप इसका आंसर मुझे दीजिए। जरा मुझे बताइएगा यूएनएचसीआर, माफ करना, यूएनएचसीआर, ये
इसका फुल फॉर्म क्या है, और एक लाइन में जरा मुझे इसकी डेफिनेशन बताइएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNHCR? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Which among the following is the first ever Indian company to cross the market capitalization mark of 150 billion dollar? सबसे पहले तो एक बेसिक बात याद रखिए दोस्तों, बिलियन का मतलब होता है अरब, बिलियन यानी अरब। तो 150 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली भारत की सबसे पहली कंपनी कौन सी बन गई? सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, धीरू भाई अंबानी जिनका पूरा नाम था धीरज लाल अंबानी, उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की कंपनी का नाम है अडैग। जिसे नहीं पता वो प्लीज याद रखना, अनिल की कंपनी का नाम है अडैग। अडैग का मतलब होता है अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप, जबकि मुकेश की कंपनी का नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राइट, तो मैं बात कर रहा हूं मुकेश की कंपनी, नॉट अनिल की कंपनी। राइट, ये 150 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच चुकी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाजार में आपने जितने शेयर्स बांटे हैं वो शेयर्स और आपके कंपनी के टोटल पूरे के पूरे शेयर्स, जितने फ्लोटिंग आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, उसके आधार पर आज की आपकी परिस्थिति 150 बिलियन डॉलर्स की है। अमेजिंग, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What is the rank of Mukesh Ambani in the latest Forbes Real-Time Billionaire Index released on June 20, 2020? आपको पता है दोस्तों, फोर्ब्स ने अभी 20 तारीख को एक रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स की एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के कौन से नंबर पर आने वाले सबसे धनी, सबसे अमीर व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9। चेक करें, यस दोस्तों, ये रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट है। प्लीज आप कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत से बच्चे इस बेसिक को समझते ही नहीं है और डायरेक्टली अंदाजा लगा लेंगे कि मुकेश अंबानी दुनिया का 9वां सबसे अमीर इंसान है। ये रियल टाइम है दोस्तों, ये वैसा नहीं है जैसा आप हर साल की लिस्ट में देखते आए हैं। अगर साल भर वाली लिस्ट के हिसाब से देखें तो मुकेश जी का नंबर थोड़ा और पीछे आएगा, लेकिन रियल टाइम में फिलहाल वो काफी आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जियो में उन्होंने काफी हद तक अपने स्टेक्स बेचकर तकरीबन 1 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है। मुकेश अंबानी 63 इयर्स के हैं और मुकेश अंबानी के पास इस वक्त 64.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। 64.4 अरब डॉलर। आपको एक सिंपल आंकड़ा बताऊं, ये अमाउंट का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है तकरीबन तकरीबन भारतीय करेंसी में 7,000 करोड़। 1 बिलियन डॉलर यानी 7,000 करोड़। और ऐसे अपने मुकेश भाई के पास 64 बिलियन डॉलर्स हैं। आप इसका मतलब समझते हैं? यदि मुकेश अंबानी 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करे, आज उनकी उम्र है 63 इयर्स, यदि मुकेश अंबानी 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करे तो उनकी ये इतनी संपत्ति खत्म होने के लिए 300 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। 300 से भी ज्यादा साल, ये है इसका मतलब। आप सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट होगी ये। ऑल राइट, सो देयर आर पीपल हु आर बिगर देन नेशंस एट टाइम्स। चलिए आगे बढ़े। Question number 14. How many Khelo India centers have been proposed by the Ministry of Sports to be set up in the country at district level? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा अभी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने खेलो इंडिया सेंटर्स प्रपोज किए गए हैं, उसका ऐलान किया गया है। सही जवाब है 1000। देखें एक बार, यस, स्पोर्ट्स के मामले में इंडिया काफी आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो 1000 अलग अलग सेंटर्स अब इसमें बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया व्हेन इज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड? भारत में नेशनल रीडिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 19 जून को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 19 जून। ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसके पहले ये आ चुका है, इसीलिए इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और सबको पता होगा वैसे तो, क्योंकि योगा को लेकर भारत में एक अच्छी खासी अवेयरनेस अब आ चुकी है। हम सब जानते हैं योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में 21 जून को। द राइट आंसर इज 21 ऑफ जून। वैसे 21 ऑफ जून दुनिया का सबसे बड़ा दिवस होता है, कैलेंडर में सबसे बड़ा दिवस 21 जून होता है, और सबसे छोटा दिवस कौन सा होता है? 22 दिसंबर। राइट, ये पूरे विश्व मंच पर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस चीज से आपको पता है चाइना को बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि भारत का ओरिजिन है योगा और पतंजलि, और उसको इन अंतरराष्ट्रीय मंच पर इतनी जबरदस्त ख्याति मिल चुकी है, ये चाइना को बिल्कुल हजम होता नहीं है। बताइए कितनी शर्म की बात है। योगा जैसी अच्छी चीज चाइना शायद योगा करे तो लद्दाख में गड़बड़ी फैलाने से कम उसको चैन मिल जाए। राइट, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आपको जरा मैं एक क्वेश्चन और इसके साथ पूछ लेता हूं। भारत में आरोग्य मंत्री कौन है? हु इज द आरोग्य मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और दूसरा सवाल, हु इज द आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट, आगे बढ़ने से पहले ये दो सवाल आप जरूर सॉल्व करना और कमेंट्स थ्रेड में मुझे इसका आंसर बताना। भारत के आरोग्य मिनिस्टर और आयुष मिनिस्टर कौन है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट्स थ्रेड में। आगे बढ़ते हैं। What is the theme for World Music Day 2020? Music Day 2020 का थीम क्या है? उसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। राइट, ये भी याद रखना। और वर्ल्ड म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 21 ऑफ जून, यानी वही इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन। और फादर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? फादर्स डे भी 21 ऑफ जून का ही है, इसीलिए ये तीनों दिन आप याद रखिएगा ऑन द सेम डे। आगे बढ़े। Which football club has beaten Juventus on penalties to win 6th Italian Cup? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नेपोली। इट्स नेपोली, क्लब फुटबॉल में नेपोली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। The Ministry of Earth Sciences (MOES) has come out with the first ever climate change assessment report of India titled Assessment of Climate Change over the Indian Region. As per the report, the average temperature of India increased by around dash during 1901 to 2018. सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.7 डिग्री। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल, आपको एक लाइन में समझा देता हूं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 1901 से लेकर 2018 के बीच में भारत में क्लाइमेट में कितने परसेंट की, कितने डिग्री की बढ़ोतरी हुई है? तो सही जवाब है 0.7 डिग्री से भारत का तापमान जो है वो गर्म हुआ है। और ये अपने आप में अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों। अगर 1 डिग्री से तापमान हिलता है तो करोड़ों करोड़ों टन बर्फ पिघल जाती है, और ऐसे में तो गर्मी बढ़ती चली जाएगी। आपको एक बहुत ही डेंजरस बात बता देता हूं, अपनी पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने वैश्विक उष्णता फैला फैला कर पिछले 100 सालों में वो 14 डिग्री तक बढ़ा दिया है, 1 डिग्री और बढ़ा दिया है। अगर यही हाल रहा और हमारी पृथ्वी का औसत टेम्परेचर अगर 16.5 डिग्री तक पहुंच गया तो ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है जो साइंटिस्ट स्वीकार कर चुके हैं। तो हमें किसी भी हाल में वहां तक पहुंचने से बचना है और अपनी पृथ्वी को बचाना है। आगे बढ़ते हैं। The Swedish mapping technology startup Mapillary AB has been acquired by which company? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। मैपिंग कंपनी जिसको फेसबुक ने हायर किया है फॉर देयर लोकेशन। Then question number 21, for the first time in India which airport has got the aviation weather monitoring system? अभी अभी कौन से एयरपोर्ट को एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ अकम्प्लिश किया गया है, मौसम की जानकारी देने लायक बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैंपागौड़ा, बैंगलोर। राइट, कैंपागौड़ा नाम का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है? बैंगलोर में, और वहां पर ये सुविधा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे ऑप्शंस को एक बार ठीक से देखिए।
RGIA फुल फॉर्म क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है ये? हैदराबाद में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? कोलकाता में। और IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको एक और होमवर्क दे देते हैं, जरा मुझे बताना राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ है? राजा भोज एयरपोर्ट। और दूसरा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ है? मुझे शहरों के नाम बताइएगा कि राजा भोज और स्वामी विवेकानंद ये दो एयरपोर्ट भारत में कहाँ है। कमेंट्स रेड में आपके जवाब का इंतजार रहेगा, जरूर अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ वेलफेयर स्कीम नेम्ड कापू नेस्तम स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन फ्रॉम कापू कम्युनिटी। एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है कापू, और कापू कम्युनिटी के जो विमेन हैं, औरतें हैं, उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम है कापू नेस्तम स्कीम। तो ये वेलफेयर स्कीम किस राज्य की सरकार ने अभी अभी प्रस्तुत की है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए, बड़े फेमस। YSRJM रेड्डी, बताइए कितना बड़ा नाम है। YSR जगनमोहन रेड्डी, इनके डैडी थे YSR, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वो खुद एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। राइट। तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम कौन है? ईडापल्ली पलनी स्वामी। ईडापल्ली पलनी स्वामी। तेलंगाना के कौन है? के चंद्रशेखर राव। और कर्नाटक के कौन है? येदियुरप्पा। येदियुरप्पा। राइट। सीएम, गवर्नर्स, ये सब आपको याद होने ही चाहिए, परीक्षा में 100% आते ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च द डैश ऐप इन पार्टनरशिप विद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी for easy access to blood in this critical time of coronavirus pandemic। हर्षवर्धन साहब ने अभी अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है ताकि कोरोना वायरस वाली महामारी में आपको ब्लड की सुविधा बहुत इजी तरीके से हो सके, और इसके लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप की गई है। क्यों पता है? रेड क्रॉस सोसाइटी वाले ब्लड डोनेशन के कैंप काफी लगाते हैं, तो इनके पास ब्लड की उपलब्धता होती है, तो इनके साथ ये पार्टनरशिप की गई है। तो एक ऐप बनाई गई है जिससे आपको ब्लड एक्सेस इजीली मिल सकता है। उस ऐप का नाम क्या है? ई ब्लड सेवा, ई रक्त मित्र, ई रक्तदान, ई ब्लड सर्विस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई ब्लड सर्विसेज। ऑलराइट। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके ऊपर हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल साहब काफी चिंतित है। आने वाले दिन में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे में अब सरकार का अगला कदम क्या है, लेकिन फिलहाल परिस्थिति हाथ से जाती हुई दिख रही है। Question number 24, which country has received an extension on the grey list till October 2020 by Financial Action Task Force? FATF, पहले तो ये फुल फॉर्म याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है। FATF ने अभी अभी अपनी अक्टूबर 2020 तक के लिए एक जो बैठक उनकी अभी अभी हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया है कि कुछ कंट्रीज को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा अक्टूबर 2020 तक। तो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके लिए ये ग्रे लिस्ट अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है? सही जवाब है पाकिस्तान। द राइट आंसर इज पाकिस्तान। अब ये ग्रे लिस्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं एक लाइन में। अगर आपको ये FATF और ग्रे लिस्ट बिल्कुल नहीं समझ में आई तो एक लाइन में आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। यदि कोई ऐसा देश है जो अपने देश का पैसा टेररिज्म जैसे कामों में यूज करता है, यानी टेररिज्म को फंडिंग देने में अगर वो अपने फंड्स यूज करता है, तो ऐसे देश के ऊपर FATF द्वारा ग्रे लिस्ट लगा दी जाती है और उस देश को फिर बाकी कंट्रीज के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बहुत गंभीर आरोप होते हैं। इसीलिए FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि अपनी हरकतों से बाज आता ही नहीं, इसीलिए पाकिस्तान को लंबे समय से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ऑलराइट। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, who among the following are invited as the ambassador of a slimmed down Toronto International Film Festival TIFF 2020? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के तरफ से किसे अभी अभी इनवाइट किया गया है एज एन एम्बेसडर?
दो लोगों को इनवाइट किया गया है, चार ऑप्शन है हमारे साथ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुराग कश्यप या प्रियंका चोपड़ा, दीपा मेहता, पंकज त्रिपाठी, अनिल कपूर एंड अमिताभ बच्चन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग कश्यप एंड प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जिनके भाई साहब ने अभी अभी नेपोटिज्म के बारे में बहुत कुछ बोला और सलमान खान पर जबरदस्त आरोप लगाए थे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। एंड प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इनको इनवाइट किया गया है TIFF के लिए। जवाब चेक कर ले, यस इट्स अनुराग कश्यप एंड प्रियंका चोपड़ा। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और सारे क्वेश्चंस और जानकारी भी आपको पसंद आ रही है। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए या कुछ नई ढंग से कुछ अलग सर्विस अगर आप चाहते हैं तो जरूर 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 आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9168880475। ये नंबर मैंने शुरुआत में भी आपसे शेयर किया था, इस पर आप अपने सजेशन दे सकते हैं। कमेंट्स थ्रेड में भी आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो की अगर आपको PDF आंसर कीज के साथ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहां से ये लिंक आप इस लिंक पर आप जाइए और वहां से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ज्ञानबाजी के इस आज के वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ एंड तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।